वन चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 10th। देखिएगा बेटा, कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, ये मेरे नोट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो स्टोरी बताई थी शुरू से, और मैंने आपको लिबरल नेशनलिज़म पढ़ाया था जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि लिबरल नेशनलिज़म क्या होता है, क्या क्या इसमें आइडिया है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको स्क्रीन पे ये 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपके करवा चुकी हूँ। अब आगे देखिएगा, 2 आइडियाज़ ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। देखिए बेटा, जो मिडिल क्लास उभर के आया था, एक न्यू सेक्शन, एक नया वर्ग, जो मध्यम वर्ग पैदा हुआ था पढ़े लिखे लोगों का, वो 2 चीज़ें चाहते थे। एक तो देश के अंदर आपस में प्यार हो, देश के प्रति प्रेम हो, दूसरा नेशन यूनिटी हो, लोगों के बीच में एक एकता हो। लेकिन अभी भी 2 प्रॉब्लम्स थी। 2 प्रॉब्लम कौन सी थी? पहली तो ये कि जब पहले 25 साल के आदमियों को वोट देने अलाउ किया था, तो बाद में जो सुधार किए गए उसमें 21 साल के आदमियों को वोट देना शुरू कर दिया था कि भाई अब 21 साल के मेंबर भी वोट कर सकते हैं। पहले जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो ही वोट कर सकते थे, लेकिन अब 21 साल के मेंबर वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम थी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो वोट करेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि ट्रेड बैरियर थे। तो ट्रेड बैरियर थे जो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे थे। नेपोलियन ने जो ट्रेड बैरियर्स को हटाया था वो अभी भी, क्योंकि नेपोलियन तो चला गया था, तो अभी भी ट्रेड बैरियर्स वहाँ पर लगे हुए थे। तो 1834 की स्टोरी है। कब की बात कर रहे हैं? 1834 की कर रहे हैं। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई थी। कस्टम यूनियन मैंने आपको बताया था कि टैक्स बढ़ता जा रहा था। लोग जो अपना कपड़ा ख़रीद के जब दूसरी जगह लेके जाते थे, मैंने आपको बताया था ना कि अगर फ्रैंकफर्ट में 1 LA कपड़ा 55 सेंटीमीटर होता है तो वही कपड़ा दूसरे देश में 56 सेंटीमीटर होता है। किसी देश में वही कपड़ा 54 सेंटीमीटर, मतलब कि कपड़ा सेम है, लेकिन उनका जो मीटर है नापने वाला वो अलग अलग सेंटीमीटर के हिसाब से है। जिसका कम है वहाँ पे व्यापारी को फ़ायदा है, जिसका ज़्यादा है वहाँ पे व्यापारी को नुकसान है। जैसे हम लोगों का 39 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर 39 सेंटीमीटर 1 मीटर तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और देश में जाए, वो कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो 45 सेंटीमीटर का 1 मीटर है, तो हमें 45 मीटर कपड़ा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग 1 LA का था, तो ये ट्रेड बैरियर भी थे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कस्टम यूनियन फॉर्म हुई, जिसका नाम जॉल्वरिन रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, जॉल्वरिन रखा हुआ था। तो बेटा, सबसे पहले जो कस्टम यूनियन स्टार्ट हुई थी वो प्रूशिया में हुई थी। प्रूशिया के लोगों ने इस जॉल्वरिन को, यानी कि इस टैक्स को, जो कपड़े के ऊपर, व्यापार के ऊपर टैक्स लगता है, जो यूनियन बनाई गई थी प्रूशिया में स्टार्ट हुई थी। मैनी अदर जर्मन स्टेट जॉइन लेटर। बाद में धीरे धीरे दूसरे जो और जर्मन स्टेट थे, यानी कि जर्मनी राज्य के जो दूसरे छोटे छोटे एरिया थे, उन्होंने इस जॉल्वरिन को ज्वाइन कर लिया था। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? अब प्रूशिया में भी हो गई और जर्मन के छोटे छोटे स्टेट में भी हो गई। तो क्या रिज़ल्ट आया? देखो नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1, एबोलिस्ड ट्रेड बैरियर्स। सबसे पहले इस कस्टम यूनियन जो बनाई गई थी, कस्टम का मतलब होता है व्यापार के ऊपर जो एक कस्टम होती है, कस्टम ड्यूटी नहीं होती, जो व्यापार करते हैं लोग, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं, ऐसे ही हमें सामान ले जाने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रेड बैरियर थे, टैक्स थे, ख़त्म कर दिए गए। नंबर 2, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, यानी कि जो नंबर ऑफ़ करेंसीज थी वो 30 से 2 पे आ गई। 30 कॉइन देने पड़ते थे, अब 30 कॉइन से 2 कॉइन पे आ गई, तो ये भी कम हुआ। यानी कि जो कस्टम यूनियन बनी, इसका प्रॉफिट हुआ लोगों को। तो देखिएगा बेटा, ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने चैप्टर को शॉर्ट में करके बनाया है समझाने के लिए। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो वही है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, टॉपिक नंबर 2। ये आपको राइट नहीं करना, ये तो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं। तो ये मैंने आपको नहीं बोला इनको कि आप राइट करें, ये तो जस्ट शॉर्ट में है पढ़ने के लिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2। अब नेपोलियन की बात चल रही है। 1799 से लेकर 1815 तक की स्टोरी है, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी बुक में जो स्टोरी है, चैप्टर है, बीच बीच में से उठाया है,
तो उसको शॉर्ट में करके समझा रही हूँ। आपको याद है जब 9th में हमने पढ़ा था, नेपोलियन था, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था नेपोलियन। तो नेपोलियन की चाह थी कि वो राज्य को बड़ा करे। जब वो राज्य को बड़ा करता जा रहा था तो 4 राज्य जो मैंने आपको बताया था, परब, PRAB, ये 4 राज्य थे जो बेटा आगे आए, जिन्होंने नेपोलियन की बढ़ती हुई हिम्मत को कम करने के लिए उसे हराना चाहा। तो 4 राज्यों की सेना मिली, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ये परब की फुल फॉर्म है। तो ये 4 राज्य आए, इन्होंने मिलकर 1815 में नेपोलियन को, वाटरलू एक जगह है वहाँ पर वॉर हुआ था इन चारों के साथ में नेपोलियन का, उसमें इन्होंने हरा दिया। जब नेपोलियन को हरा दिया तो उसके बाद उस सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव्स थे, हमें यहीं से पढ़ाना था कल कंजर्वेटिव से, लेकिन मैंने कल आपको रिकॉल कराया था चैप्टर। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुरानी सोच के व्यक्ति, ऐसा ग्रुप जो एकदम से बदलाव ना चाह के पुराने वाला राज्य चाहते हैं। जैसे हम लोग हैं, कई बार वो रागनी और गाने नहीं सुनाते हैं कि पहले जैसी हवा रही ना पहले जैसा पानी, कि पहले वाली बात ही नहीं रही है। पहले लोग हुक्का पीते थे, बैठक में बैठते थे, अब कहाँ है। अब तो गाँव को भी सिटी जैसा बना दिया, ना चूल्हे रहे ना हारे रहे बेटा, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। तो ये कंजर्वेटिव्स थे जो पुरानी सोच के ग्रुप थे। ये क्या चाहते थे, देखिए मैंने इनमें ना पॉइंट्स लगाए हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब है किसी चीज़ों को सुरक्षित रखना, दोबारा वाली चीज़ों को सुरक्षित रखना, पुरानी चीज़ों को बनाए रखना। तो क्या क्या पुरानी चीज़ें थी जिन्हें प्रिजर्व करना चाहते थे, तो ये नंबर 1 पॉइंट के पार्ट है। नंबर 1 मोनार्की, ये मोनार्की चाहते थे, पहले वाला राज्य चाहते थे जहाँ पे राजा का राज्य हो। दूसरा है चर्च, ये वापस से चर्च लाना चाहते थे जिससे कि पादरी वर्ग को मान्यता मिले। इनका मानना था कि जो पादरी वर्ग है, चर्च वाले लोग हैं, क्लर्जी हैं, ये भगवान के दूत हैं, भगवान से हमें मिलाते हैं। और नंबर 3 था सोशल हायरार्कीज़। देखिए बेटा, सोशल हायरार्कीज़ का मतलब होता है समाज में राजा का बेटा राजा, किसान का बेटा किसान और मज़दूर का बेटा मज़दूर, यानी कि वही चीज़ें चलती रहें। और ऑटोक्रेटिक लास्ट है, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मीन्स होता है कि जो मतलब खुद का शासन, यानी कि लोगों के लिए शासन नहीं हो, खुद का शासन हो। आप ये देखिएगा, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है बेटा ये वाले, ये जो मैं रेड पेन से कर रही हूँ ना मार्क। ऑटोक्रेटिक ये आपका नंबर 1 पॉइंट हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट, नंबर 2 नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट। अब आप देखिए क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आलोचनाएं करना, विरोध करना। इनका नंबर 2 इनका मोटिव था इन कंजर्वेटिज्म लोगों का कि कोई आलोचना ना करे। जो ये ऊपर वाली पॉइंट्स हैं कि राजा का शासन आए, चर्च आए, सोशल हायरार्कीज आए और ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, तो नंबर 2 है कि नो क्रिटिसिज्म, कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए, एंड डिसएग्रीमेंट, कोई भी उस एग्रीमेंट से खिलाफ ना हो। नंबर 3 है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है नो वन विल स्पीक अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सेंसरशिप के आगे, सेंसरशिप का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना बोले। सरकार यानी कि राजा की जो सरकार चलेगी, जो राजा करेगा उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। तो ये तो था बेटा कंजर्वेटिज्म का टॉपिक। अब नेक्स्ट है आपका ट्रीटी ऑफ वियना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, आप बुक भी ओपन करके रखिएगा। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, देखिएगा बेटा, जब 1815 में नेपोलियन को हराया गया तो 4 कंट्री जो थी परब, यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, ये परब के बीच में अब डिस्ट्रीब्यूशन होना था। तो नंबर 1 इनकी क्या वो थी, जो कंजर्वेटिव्स थे, कि भाई अब फ्रांस हो गया है फ्री, तो जो बुर्बो डायनेस्टी है वो वापस आनी चाहिए। यानी कि लुई 16 बुर्बो वंश का था, बुर्बो डायनेस्टी का था, कि उसी डायनेस्टी के लोगों को राजा बनाना चाहिए फ्रांस में। दोबारा से आने का मतलब है रिस्टोर करना, ठीक है, दोबारा से उसी डायनेस्टी का राजा बनना चाहिए। नंबर 2 स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, कि जो फ्रांस स्टेट था जब नेपोलियन राजा बना तो ये फ्रांस की बाउंड्री को बढ़ाता जा रहा था। तो इन्होंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन का, यानी कि बंदिशें बांध देना किसी चीज़ को, बाउंडेशन करना, कि रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि जो भी फ्रांस का राजा बनेगा, जितना एरिया में फ्रांस है उतना ही रहेगा। पहले ही लिखवा लेना चाहिए कि फ्रांस आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन है कि आसपास के एरिया
फ्यूचर में फ्रांस आगे नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा जितना है। नंबर 3, जो प्रूशिया था, 4 कंट्री थी ना, अब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन था, तो इन्होंने क्या किया, प्रूशिया को क्या मिला, गोट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न। देखिए बेटा, फ्रांस की जो पश्चिम दिशा थी, वेस्टर्न साइड, उस दिशा की जो इम्पोर्टेंट टेरिटरीज थी, महत्वपूर्ण अक्षेत्र थे पश्चिम दिशा के फ्रांस के, वो इन्होंने प्रूशिया को दे दिए। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। देखिए बेटा, फ्रांस के अंदर इटली राज्य भी आता है, तो इटली की जो उत्तर दिशा का एरिया था वो इन्होंने ऑस्ट्रिया को दे दिया कि भाई इटली का जो उत्तर दिशा का एरिया है उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, पहले फ्रांस का कंट्रोल था, अब रहेगा ऑस्ट्रिया का। अब बारी आई रशिया की। रशिया को इन्होंने पोलैंड दे दिया, जो इसके फ्रांस के पूर्व दिशा में पोलैंड है, तो वो इन्होंने रशिया को दे दिया, ठीक है। और बाकी जो बचा कुचा वो सब ब्रिटेन के पास रह गया था। तो नंबर 6 पॉइंट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच। आपको याद है, नेपोलियन ने 39 छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर क्या बनाया था, एक 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, एक महासंघ बनाया था, एक ग्रुप बनाया था 39 राज्यों का। तो इन्हें वो सही लगा नेपोलियन का, इसलिए उसको इन्होंने टच नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ तक आपका हो गया है। तो अब बेटा आपने वीडियो बड़े ध्यान से सुननी है, टॉपिक 2 भी हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो मैं कल पढ़ाऊँगी वो हम नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी, द रिवॉल्यूशनरीज़ का पढ़ाऊँगी, यानी कि क्रांतिकारी कौन कौन लोग थे, किस किस ने क्रांति की, मतलब कि जैसे फ्रांस आज़ाद हुआ, फ्रांस को और उन्हें आज़ाद कराया, अब फ्रांस की क्रांति देखकर आसपास के जो एरिया ब्रिटेन के गुलाम थे उन्होंने कैसे अब अपने आप को आज़ादी दिलाई। अब हम ये पढ़ेंगे किस किस राज्य ने, जैसे कि सबसे पहले कौन कौन तो क्रांतिकारी आए, उन्होंने किस किस को आज़ादी दिलाने की कोशिश की, तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट। ओके बेटा, थैंक यू।